आप सभी को सादर नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञानवान जो प्रातः जगे, ज्ञानवान जो प्रातः जगे श्रेष्ठ वीर कहलाता है। सदा सवेरे उठकर वह ही स्वस्थ रतन को पाता है। शैया त्याग कर सुबह सवेरे शुभ कर्मों में लग जाता वह। धन पुष्टि उत्तम संताने सभी श्रेष्ठ ही पाता वह। दीर्घायु हो जाता है वह, घर को सुखी बनाता है। गुण संपन्न निरंतर होकर जग में शोभा पाता है। इसीलिए तो प्रातः उठना श्रेष्ठ कर्म है कहा गया। कितना प्रिय वह समय है होता जब सब में दिखता नया नया, जब सब है दिखता नया नया। नमस्ते। वंदनीय मातृशक्ति और उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, अपनी बात को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि आज मेरे पिताजी की बरसी है। और देखिए, जगत में आना जिस इंसान ने आया है वो जाएगा भी जरूर। ये विधि का विधान है, इसको हम टाल सकते हैं। पिता चले जाते, बहुत उनको याद आती है अपने माता पिता, उनका आशीर्वाद रहता है। तो जब से पिताजी गए हैं काफी उदास सी थी मैं, परंतु मुझे ये तनेजा दीदी, शांता तनेजा दीदी जब से मिली हैं, मेरे पिताजी की कमी मुझे पूरी हो गई है। मैं उनको सामने रखती हूँ कि पिताजी मेरे सामने बैठे हैं, उनका आशीर्वाद है, उनकी वाणी, उनके बोलने का जो तरीका, मुझे ऐसा लगता है जैसे स्वयं सामने बैठे हैं मेरे पिताजी। मैं शांता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और ईश्वर करे वो सदा निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना और प्रार्थना है शांता दीदी के लिए। और बहुत ही सुंदर योग अभ्यास करा रही थी गीता जी, देखकर बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह आप अपनी कक्षा चलाते रहिए सुचारू रूप से, हम सभी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं हैं गीता जी को भी, और आप सभी बहनों को जो सब कर रही हैं यहाँ पर। चरक संहिता में कहा गया है, नगरी नगरस्य व्रतस्य व्रथि यथा शरीरस्य मेधावी कृत्य प्रवहितो भवतः। का एक मंत्र है कि जिस प्रकार नगर रक्षक नगर की रक्षा करने में और सारथी रथ चलाने में सावधान रहता है ना, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को अपने शरीर की क्रियाएं करने में सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ये हमारा शरीर भी एक नगर की तरह नहीं, बल्कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के अनुसार यह शरीर ब्रह्मांड की तरह है। मेरी माताओं में कहना चाहूंगी कि इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस आचरण की जरूरत होती है, उस आचरण को स्वस्थ रक्षक आचरण कहा जाता है। स्वस्थ रक्षक आचरण, और ऐसा आचरण किए बिना हम स्वस्थ और सुखी जीवन कदापि नहीं जी सकते। यदि आप अभी से ऐसे आचरण का अभ्यास शुरू नहीं करेंगे तो आप भी उन लोगों जैसे हो जाएंगे जो अच्छा और स्वस्थ रक्षक आचरण तो करते नहीं हैं और परेशान बने रहते हैं, और इलाज कराने पर हजारों रुपए नष्ट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरी माताओं, कहा जाता है कि आप धन भले खूब कमा लें, सुख सुविधाओं के साधन जुटा लें, फिर भी तब तक सुखी ना हो सकेंगे जब तक आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे। थोड़ी सी मैं आपको बात यहाँ बताना चाहूंगी कि सुख साधन के जुटा भी लिया अगर आपने सुख साधन, पर आपके शरीर में उन साधनों को भोगने की क्षमता और शक्ति ही ना हुई तो आपके लिए सब कुछ बेकार रहेगा। और एक कहावत सुनी जाती है कि अंधा पीसे और कुत्ते खाएं, यानी कि नाना प्रकार के यत्न करके, कष्ट उठाकर, परेशानियां झेलकर आप सुख सुविधाओं के साधन जुटा भी लेते हैं ना, और मजे दूसरे लोग करें और आप तरसें, ये बहुत ही अजीब सी बात लगेगी। और मैं तो कहूंगी कि सच्ची युवावस्था जो है ना, शरीर के स्वस्थ, निरोगी और बलवान रहने पर ही निर्भर करती है। सच्ची युवावस्था शरीर के स्वस्थ, निरोगी और बलवान रहने पर ही निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि शरीर को युवा रखने के लिए दवाइयों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि शरीर के अंग प्रत्यंग को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए जरूरत है। स्वस्थ बना के रखने के लिए दवाइयां तो एक कर्ज की तरह है। जैसे कि हम किसी से कर्ज लेकर अपना खर्च पूरा कर लेते हैं, पर कर्ज कब तक लिया जा सकता है और उस कर्ज से कब तक आप अपना गुजारा चला सकते हैं?
हमारे शरीर में ऊर्जा, शक्ति और पोषक तत्वों का जो निर्माण शरीर अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए करता है, उसे शरीर की आय यानी कि कमाई कहते हैं। उचित आहार विहार के बल पर शरीर का जो कारखाना है अपनी जरूरतें अंदर ही अंदर तैयार कर लेता है। जिसका शरीर रोगी होता है ना और ऐसे कारणों से वो सब नहीं कर पाता, उस शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दवाओं की जरूरत पड़ती है। यानी दवाओं से रोग का विनाश होता है और पोषक तत्वों की पूर्ति करनी पड़ती है। इसी को शरीर का कर्ज लेना कहा जाएगा। जब हम लगातार दवाएं लेते हैं, इसी को शरीर का कर्ज लेना कहा जाएगा। जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और खुद अपनी पुष्टता पैदा करने लायक हो, उसे व्याधि तत्वों से कहा जाता है। व्याधि तस्योषधम पथ्यम नीरजस्य किम औषधम के अनुसार औषधि सेवन की जरूरत ही क्या है। औषधि की जरूरत सिर्फ व्याधिग्रस्त व्यक्ति को होती है और हम चाहते हैं कि आप ऐसा स्वस्थ रक्षक आचरण करने के अभ्यासी बन जाएं ताकि आपको कर्ज लेने के लिए मजबूर ना होना पड़े। ये आपने थोड़ा सा स्वस्थ की बात जानी। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरी खुद की महसूस की हुई बात है कि आज के परिवेश में कभी कभी ये महसूस होता है कि हम जब पुराने टाइम में थे, बैकवर्ड थे, अनपढ़ थे, शिक्षित थे, हम तभी अच्छे थे। ज्यादा साइंस तरक्की करता जा रहा है, उतना ही हम परेशान और दुखी होते जा रहे हैं। और देखिए आश्चर्य की बात क्या है कि आज एडवांस और बैकवर्ड यही पहचान हमारी बन गई है। आज तरक्की और वैज्ञानिकता के नाम पर भारतीय नागरिक अपने स्वाभाविक खान पान, अपने रहन सहन, अपनी दिनचर्या, संयम, सेवा, आहार विहार, वेशभूषा और भाषा तक को तितांजलि दे चुका है। सब कुछ छोड़कर खुश रहने लगा है। गुलामी की प्रवृत्ति का शिकार होकर विदेशी संस्कृति को जल्दी से जल्दी अपनाने में अपना गौरव महसूस कर रहा है आज का व्यक्ति। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि मैकाले की शिक्षा द्वारा हम अंग्रेजी जो है ना हमारे खून में समा गई है। थोड़ी आहार विहार की बातें जाननी जरूरी है और थोड़ी सी ये बात भी जाननी जरूरी है। नाम क्या है? शारीरिक और चारित्रिक सामाजिक पतन के रूप में हमें सबको दिखाई दे रहा है कि किस तरह व्यक्ति का शारीरिक, चारित्रिक और सामाजिक पतन होता जा रहा है। आपने कभी सर्वेक्षण करके देखा होगा तो आपने अनुभव किया होगा कि निजी विद्यालयों में पढ़ने वाला विद्यार्थी 90% अपना धन और समय केवल अंग्रेजी की पढ़ाई में खर्च कर देता है। परिणाम देखने से क्या पता चलता है कि 90% विद्यार्थी अंग्रेजी में ही फेल होते हैं, जिसका कारण है युवक आगे पढ़ने में असमर्थ हो जाता है। आप मानेंगे पब्लिक स्कूल के बच्चों में विशेष रूप से शारीरिक और मानसिक विकलांगता बढ़ रही है, जैसे चश्मा चढ़ना, नाक बहना, साइनसिस की प्रॉब्लम रहना, गले में टॉन्सिल्स की बीमारी का बढ़ना, चिड़चिड़ापन, पेट की खराबी रहना, जिद्दीपन आ जाना और माता पिता के लाड प्यार देकर वो बच्चे देर से उठते हैं। टीवी देखना, पूरा दिन अपने आप को कहते हैं ना सुपीरियर एक कॉम्प्लेक्स में अपने आप को लेकर रहने वाले बच्चे बन गए हैं। पर व्यंग कसना, ये सारी शिक्षा अगर उनकी पूरी हो भी जाती है और उनको नौकरी ना मिले, वो बालक दुराचारी, अनाचारी और घोर अपराधी बन जाते हैं। जबकि आज तक कोई युवक जो गुरुकुल या संस्कृत पाठशाला में पढ़ा है वो आज तक अपराधी नहीं बना। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। की मॉडल जो एडवांस फॉरवर्ड के नाम से जाना जाता है, माफ कीजिए ये थोड़ी मेरी डेफिनेशन है एडवांस और फॉरवर्ड की, जो आज के टाइम में आप भी अनुभव करेंगे। ये अंग्रेजी शिक्षा का सारा खेल है। देखिए बैठकर पेशाब करने वाला बैकवर्ड और खड़े होकर दीवार पर पेशाब करने वाला एडवांस माना जाता है। धरती पर भोजन करने वाला जिसके बहुत ही लाभ होते हैं वो आपको बैकवर्ड लगता है और जूतों सहित खड़ा होकर खाना खाने वाला, चलने फिरने वाला आपको एडवांस लगता है। पान वायु निकालने वाला आपको बैकवर्ड और ऊपर से डकार मारने वाला इंसान एडवांस। तखत के बिना तकिया बिछोना बिछाकर गहरी नींद सोने वाला बैकवर्ड और सुंदर से सुंदर बेड पर फॉर्म के गद्दे में एसी की हवा में अनिंद्रा का शिकार, गोली खाकर करवट बदलने वाला एडवांस। क्या जिंदगी हो गई है सबकी। सादा भोजन, देशी वेशभूषा, सदा स्वस्थ, हट्टा कट्टा, सहज भाषा में खड़ी बात करने वाला आपको बैकवर्ड दिखता है और सिंथेटिक और प्लास्टिक वस्त्रों में लिपटा हुआ बहुत तंग या बहुत ही खुले
अर्धनग्न दिखने वाली पोशाक पहनकर हर समय जूते कसे, जुराबे कसी हुई घोड़े की तरह भागता दौड़ता इंसान हमें एडवांस लगता है। जब युवती और युवक जो है ना आजकल प्रकृति से कोसों दूर हो चुके हैं, चश्मा चढ़ा हुआ, तोंद बढ़ा हुआ, नजले जुकाम का शिकार, सिर गंजा, अंग्रेजियत में धसा हुआ, डॉक्टर की जांच रिपोर्ट की फाइल लेकर घूमता हुआ, कानूनी भाषा बोलता हुआ, स्वयं परेशान रहता हुआ और दूसरों को परेशान करने वाला, तनाव में रहने वाला ही एडवांस माना जाता है। क्या हमारी जीवन पद्धति हो चुकी है? सभ्य और शिक्षित समझ के बैठा है आज का युवक अपने आप को। आजादी की भाषा बोलने वाला बैकवर्ड और गुलामी की अंग्रेजी भाषा बोलने वाला एडवांस हो चुका है। मैं इन उदाहरणों की वास्तविकता को देखकर भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ऐसी तरक्की से तो हम बैकवर्ड ही अच्छे थे। इन परमात्मा ऐसी तरक्की ना दिखाए। इस अंग्रेजियत के चलते हम लोग इतने कि अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति के सिद्धांतों पर चलकर मैं तो ये समझती हूँ कि भारत का भविष्य आगे कैसा होगा। 2-3 पॉइंट्स बताकर अपनी वाणी को विराम दूंगी मैं, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को ना हम छोड़ सकते हैं, ना हम उसको छोड़ने के लिए सोच सकते हैं। और इन सब बातों को लेकर भारत का भविष्य कैसा होगा, आने वाला भविष्य मेरे ख्याल से तो यही हो सकता है कि करोड़ों लोग ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की, ब्लड शुगर की या खून पतला करने की दवाइयां खा रहे होंगे। करोड़ों लोग थायराइड नियंत्रण की दवाइयां खा रहे होंगे। मानसिक अवसाद के लिए, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, या चिंता कम करने के लिए, या सोने की दवाइयां, जैसे नींद नहीं आती सोने की दवाइयां लेते हैं, उस पर निर्भर हो गए होंगे। करोड़ों लोग इन दवाओं के दुष्प्रभाव से यानी कि साइड इफेक्ट को झेल कर रोज मर रहे होंगे। आईसीयू में भर्ती होंगे। क्या यही स्वास्थ्य है? देश की जनता को साइड इफेक्ट युक्त दवाइयां उपलब्ध हो जाना ही हमारा स्वास्थ्य है। पूरा देश बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, केमिकल दवाइयां जिनके द्वारा अपने आप को नियंत्रित कर रहा है, रोज मर कर जी रहा है। क्या यही स्वास्थ्य है? पश्चिमी जीवन शैली के खान-पान और दवाइयों के दुष्प्रभाव से अपने अंगों को खराब कर लो और फिर उन अंगों को बदलने की सुविधा उपलब्ध करा देना, क्या यही स्वास्थ्य है? जैसे जैसे एलोपैथी तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे नए रोगी और नए रोगियों की संख्या आसमान को छू रही है। मेरी माताओं, मैं आप सभी से यही प्रार्थना करके अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जिस दिन संपूर्ण मानव जाति भारतीय संस्कृति, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, स्वदेशी आहार विहार की शरण में चला जाएगा, उस दिन मानव जाति का सभी क्षेत्रों में उत्थान शुरू हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगी आप सभी से कि अपनी जड़ में, अपने मूल संतान में वैदिक संस्कृति की ओर लौटो, योग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद को अपनाओ, तभी आप स्वस्थ, सुखी, सफल जीवन व्यतीत कर सकेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आप थोड़ा सा वो बता देते मुद्राएं।